एक टेलीविज़न चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो बातें कही हैं उन पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, जो मुस्लिम मामलात और इंटरफेथ हारमनी फाउंडेशन के बानी और सरबराह हैं। स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म मोदी ने, हालांकि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के दरमियान अपनी तकरीर में के दौरान वो कहते ही रहते हैं, ख़ास तौर से अभी एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आज के वक्त में, आज के हालात में मुसलमान इर्रेलिवेंट होकर रह गया है। यानी मुसलमान बिखरा हुआ सा है, कोई ख़ास समाजी मामलात या अपने मसाइल से उसकी मुताबिकत नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। न वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है और न उसको करना क्या है इस बारे में सोचता है, न अपने बच्चों के बारे में, और न उसने कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है जो ये लगे कि उसके मसाइल में यकसानियत है। तो वज़ीर आज़म के इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी बुनियादी बात आज कहने लगा हूँ आपके चैनल से। 2014 में मोदी जी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने। भारतीय जनता पार्टी पहली मर्तबा एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती है। इस 2014 के इलेक्शन में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, बहुत सारे स्कैंडल्स चल रहे थे जी, मुस्लिम मसाइल में भी मुसलमानों को बड़ी वाज़ेह शिकायत थी, और मोदी जी ने अपने तकरीरों से, अपनी अमल से, अपने एजेंडे से, अपनी गुफ्तगू से एक ऐसा माहौल मुल्क में बनाया कि जिसमें हिंदुस्तान में की जितनी भी वहदतें हैं, जितने भी हमारे यहाँ लोग और समुदाय रहते हैं, सबको कुछ ना कुछ ऐसा दिखने लगा जिससे कि उनके अंदर उनकी दिलचस्पी बन जाए और बढ़ जाए। उसका नतीजा अब्दुल्ला साहब ये निकला कि 2014 में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी, एक बड़ी तादाद ने भाजपा को वोट दिया। दरअसल वो वोट भाजपा का बाद में था, मोदी जी का ज़ाती वोट पहले था, क्योंकि क़यादत उनकी तय थी और ये डिक्लेयर हो चुका था कि अगले वज़ीर आज़म अगर बीजेपी अक्सरियत में आती है तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। जो बात मैं कहने लगा हूँ वो ये है कि हम एक कम्युनिटी की हैसियत से वक्त पर जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते नहीं, जो कहना चाहिए वो कहते नहीं, जो मौक़िफ़, जो स्टैंड लेना चाहिए वो लेते नहीं। हमारा जो जीनियस है उसमें ज़्यादा वक्त हमारा कीड़े निकालने में, क्रिटिसिज्म में, कंडेमनेशन में, ब्लेम गेम में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अगर ये सोच हमारी कम्युनिटी की ज़ाती और अपनी हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये पढ़ाई भी सोच है। मैं हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडर से आज ये सवाल करना चाहता हूँ और अपनी आवाम से भी ये सवाल करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का सही और असल जवाब दूँ, कि भाई कब तक ये जो अक़ल अल्लाह ने तुमको दी है, आँखें तुम्हें दी है, कान तुम्हें दिए हैं, सोचने की, समझने की, इदराक की, इन्फ्रेंस की क्या सलाहियत तुम्हें दी है, इसका इस्तेमाल हम कब करना शुरू करेंगे? दूसरों की पढ़ाई भी पट्टी, कब तक इस सबक को हम गाते रहेंगे? अक्ल ये कहती है, और मैं क्योंकि दीन का भी तालिब इल्म हूँ, कुरान ये कहता है, अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं कि किसी के कहने से किसी के बारे में राय कायम मत करो, हर बात की खुद तस्दीक करो और खुद तहकीक करो, और अगर उसको तुम पाओ कि वो काबिल यकीन है तो उस पर यकीन करो।
अब वो जो बात मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी को समझने में चूक कर गया। वो 2002 ही गाता रहा, आज भी उसे ही गा रहा है। उसने ये नहीं देखा कि 2002 के बाद आज 2024 से 22 साल गुजर गए, गुजरात में दंगे की दाल नहीं है जी। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? क्या इस तरह नहीं सोचना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने इस वक्त जो ये इंटरव्यू दिया है, अब इसमें भी कई लोग कीड़े निकाल लेंगे कि इलेक्शन के ज़माने में वोट लेने के लिए। अरे भाई, वोट आप पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि मोदी को हारना चाहिए, भाजपा को हारना चाहिए। पहले भी लगाई, उससे पहले भी लगाई, और आज भी कोई माहौल में बहुत बुनियादी तब्दीली कम से कम मैं तो नहीं देख रहा हूँ माजरत के साथ। तो ये जो बात है, ये जो दलील है कि वोट की वजह से, तो भाई वोट तो आप दे कहाँ रहे हैं, और जो दे रहा है वो अपनी अकल से और फहम से पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा है और कल भी देगा। तो इसलिए बुनियादी सवाल ये है कि वज़ीर आज़म ने 2019 में, अब्दुल्ला साहब मैं आपको पीछे ले जा रहा हूँ, जब और भारी अक्सरियत से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और पहला इजलास किया लोकसभा के मेंबर्स का, प्रधानमंत्री जी ने जिसको एड्रेस किया, उसमें उससे पहले था सबका साथ सबका विकास। उसमें उन्होंने क्या इजाफा किया? सबका विश्वास। और ऐसे ही नहीं किया, हिंदुस्तान के मुसलमान का नाम लेकर उसको बीच में लाकर अपने तमाम लोकसभा के मेंबर्स से कहा कि किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया, लेकिन हमें इससे ऊपर उठकर जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने साथ लाना है, और हम आज उसके हवाले से सबका विश्वास हम उसमें इजाफा कर रहे हैं। और उसके बाद आपको याद होगा फिर सबका प्रयास उसके अंदर ऐड किया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वज़ीर आज़म ने कुछ खरी बातें की हैं और उसमें कुछ थोड़ा सा हमारे दिमाग को भी झंझोड़ने की कोशिश की है और हमारे ज़मीर को भी आवाज़ देने की कोशिश की है, तो अक्लमंद कौमें, होशमंद माशरे और जी अक्ल और जी होश लोग वो होते हैं जो वक्त पर चीज़ों को पढ़ने। कौन कह रहा है? ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा मुस्तनद इलेक्टेड लेजिटिमेट आवाज़ कह रही है। खैर, मकतब होना चाहिए। मैं इस इंटरव्यू के एक एक लफ्ज़ का, जो न सिर्फ उन्होंने मुसलमानों के हवाले से किया, नहीं उसका तो करता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी बिंदु उनके नेशनल इश्यूज़ को लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को सामने रखा है, मैं उन सब का भी बिल्कुल खुले दिल से, कोई लाग लपेट के बिना उसका दिल से खैर मुक़द्दम करता हूँ। जी ख़ाजा साहब, एक बहुत अहम सवाल उठता है यहाँ पर कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, यानी 100% मुसलमान न बीजेपी के ख़िलाफ़ है और न पीएम मोदी के ख़िलाफ़। जहाँ तक मैं समझता हूँ 100% नहीं है, होंगे जो भी कुछ हैं। तो कांग्रेस ने, उनका कहना ये है, जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जो स्कीमें मुसलमानों के लिए लागू की, उससे अगर मुसलमानों को फ़ायदा होता या उन तक वो पूरी तरह पहुंचती तो आज पसमानदगी की ये हालत नहीं होती। बीजेपी ने जो स्कीमें बनाई वो सभी लोगों के लिए बनाई और उससे मुसलमानों को भी फ़ायदा हुआ। यहाँ एक बात और मैं उसमें जोड़ता चलूँ कि ख़ास तौर से गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ के बोहरा मुसलमान, कितने उनके तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो लोग हर काम के लिए पीएम मोदी या पीएम हाउस या हुकूमत के उन अहम इदारों की तरफ रुख करते हैं और उसमें फ़ायदा उठाते हैं और उनकी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस सिलसिले में आपका क्या? देखिए, आपने 3 नुकात उठाए। जी, पहले सवाल का ताल्लुक़ जो है वो इस बात से है कि 100% मुसलमान किसी भी सियासी जमात के और किसी भी सियासी शख्सियत के कभी भी जी ना हामी रहे हैं ना मुखालिफ रहे। एक बड़ी तादाद मुआफ़क़त में आती है और एक अच्छा भला तबका जो है वो मुखालफत में रहता है। तो इस चीज़ को खाली बीजेपी पे चस्पा करना कि 100% मुसलमान बीजेपी मुखालिफ है या 100% मुसलमान बीजेपी हामी है, ये एक फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं नाज़रीन को याद दिलाता हूँ, 1977 से पहले
जब जनसंघ थी जी, दिल्ली में, उस ज़माने में जनसंघ बहुत ज़्यादा फैली पूरे हिंदुस्तान में नहीं थी, उसके पॉकेट्स थे जगह जगह। दिल्ली के अंदर इमदाद साबरी, अनवर अली देहलवी, अकरम कादरी, ये तीन कॉरपोरेटर्स जो हैं, इमदाद साबरी आलिम दीन थे जी जी जी, और वो आलिम दीन थे जिनकी जामा मस्जिद जुमे को जुमे की नमाज के बाद ख़ास तौर से तकरीर होती थी और हज़ारों लोग बैठ कर उसको सुना करते थे। तो जनसंघ के साथ भी मुसलमान रहा। जब जनता पार्टी बनी तो याद करिए कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी उस सीढ़ियों पर आए और मायापुरी से चल के पैदल लोग आए थे उस वक्त, और एक हिंदुस्तान के अंदर एक सोशल ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और हिंदू मुसलमान ख़त्म हो गई थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स खड़े थे जनता पार्टी के बैनर पर, मुसलमानों ने उनको बिल्कुल उसी ताकत से और उसी जज्बे से वोट दिया, उनकी हिमायत की, जैसे कि उन्होंने किसी भी दूसरी जमात का लोगों को हिमायत उन्होंने दी। उसके बाद कुछ हालात बदले, 80 में इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ और उसके बाद में एक लहर आई और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब बीजेपी के 2 ही मेंबर का जो है पार्लियामेंट के अंदर रह गए। लेकिन उसके बाद ये सफ़र बढ़ता चला गया जी। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि 6% 7% मुसलमानों का वोट मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ 7% की हम बात कर लें तो 3 और 4% से तो पूरे रिजल्ट बदल जाते हैं अब्दुल्ला साहब। तो ये कहना, चाहे वो कोई इधर से कहे चाहे उधर से कहे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, ये बात सही है। और मैं सही बात को हमेशा कहने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। उतना नहीं देता, उस कसरत से नहीं देता, उस तादाद में नहीं देता जिस तादाद में वो किसी 1 2 3 मखसूस जमातों को देता है। ये एक हकीकत है। तो ये बात कि हम मुसलमान मुखालिफ है या मुवाफिक है, मैं समझता हूँ उसका जवाब आपको मैंने दे दिया। दूसरी बात, बड़ी अहम आपने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस की जो फलाही स्कीमें थी, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोग्राम था कांग्रेस का, वो था 20 नुकाती अक़लियती बहबूद का प्रोग्राम, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ 20 या 25 पॉइंट्स का था। मैं पीएम का प्रोग्राम था और बार बार उसको लेकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खतूत लिखे जाते थे जी। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमों का जिक्र होता है, बहुत सारी बातों का जिक्र होता है। वाइस प्रेसिडेंट बने तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बने, चीफ मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, ये सब ठीक है। लेकिन वो हाई पावर कमेटी, सच्चर कमेटी, जो जस्टिस राजेंद्र सच्चर की मातहत बनाई गई और जिसकी जो सरपरस्ती और सदारत थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास खुद थी, उसने क्या कहा? उस रिपोर्ट ने ये हिंदुस्तान के मुसलमान के गले में पट्टा डाल दिया कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेकुलर सियासी जमात, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हमदर्दी का दम भरने वाली जमात और हिंदुस्तान के मुसलमान को कंधे पर बिठाकर रखने वाली जमात, हमने अपना हक अदा कर दिया। और ये रिपोर्ट उस हक का सबसे बड़ा सबूत है। और सबूत ये है दोस्तों कि हमने हिंदुस्तान की तमाम इकाइयों में आपको सदर तो बना दिए, मगर ज़मीन के अंदर धकेल दिया आपने। मोस्ट बैकवर्ड, यानी जिसको कहेंगे अंग्रेजी में कहें कि द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, उस सतह पे आप ले आए। तो इस पर ये बातें करना, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ज़माने में डिजिटलाइजेशन हुआ। राजीव गांधी ने खुद कहा था 1 रुपया देते हैं 10 पैसे पहुंचते हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा। आज 1 रुपये का 1 रुपया पहुंच रहा है। अगर 500 रुपये महीने की स्कीम है तो 500 रुपये खाते में पहुंच रहे हैं। राम आपके ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ऑनलाइन भी जी। आप देखिए, इसके अलावा जो जच्चा बच्चा की स्कीम है, इसके अलावा आप देखिए ये जो हेल्थ की स्कीम है आयुष्मान, मतलब 5 लाख रुपए उस गरीब मरीज के हाथ में, उस बेवा के हाथ में, उस मासूम के हाथ में, उस यतीम के हाथ में, उस अपाहज के हाथ में, जिसके पास 5 रुपए जेब में नहीं है, उसकी जेब में 5 लाख रुपए। और सिर्फ फर्जी नहीं है, लोगों को मिल रहे हैं। मेरे सामने ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके मकान हैं, जिनके यहाँ शौचालय हैं, जिनके यहाँ बिजली है, जिनके यहाँ पानी का नल है, जिनके यहाँ जो है वो छतें हैं, और ये आयुष्मान की स्कीमें वगैरह वगैरह। तो कुछ वापस नहीं ली गई है, तो स्कीम पे ताल्लुक़। तीसरी बात आपने बड़ी अच्छी उठाई जी, जिसका ताल्लुक़ हमारी बोरा कम्युनिटी से है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान को
बोहरा कम्युनिटी की क़यादत से, उनकी लीडरशिप से, उनकी फंक्शनिंग से, उनके वे ऑफ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से और मैनेजमेंट से, उनकी ज़ुबान से स्टेटमेंट्स नहीं देते, वो उनके काम से। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान उस मॉड्यूल को थोड़ा सा हिम्मत करके समझने की कोशिश करे, आपने देखा होगा कभी कोई जज्बाती बयान कभी आपने सुना आज तक किसी बोहरा शख्स का जी, या किसी कंट्रोवर्सी में आपने उसको देखा? जो वेलफेयर की बेस्ट पॉसिबल स्कीम्स हैं वो उनके पास हैं। ग्राउंड पे जितना अच्छा काम एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, स्कॉलरशिप में, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में वो कर रहे हैं, देयर इज़ नो मैच, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ और मेरी गुजारिश ये रहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बोहरा कम्युनिटी और उसकी लीडरशिप और उनके हिंदुस्तान में किस तरीके से एसिमिलेट होया जा सकता है, एकोमोडेट हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को उस पूरे सिस्टम के अंदर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और उसका एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट बन के उभर सकते हैं कि जिसको अलग से न देखने की ज़रूरत पड़े, बल्कि वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट में आ जाए, नेचुरल कोर्स में आ जाए और नेचुरल कोर्स ऑफ हारमोनी में आ जाए। तो ये तीन बातें जी इस तरह से हैं। साहब, एक बहुत अहम बात वज़ीर आज़म ने, हालांकि बड़ी सारी ही बातें तकरीबन ऐसी हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से कही हैं, खुल कर कही हैं वजाहत के साथ। एक बड़ी मुखलिसाना अपील की है उन्होंने मुसलमानों से कि भाई आप हमारे दफ्तर में आते क्यों नहीं, आप हमारी यहाँ मीटिंगों में शिरकत क्यों नहीं करते जी। और अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, उर्दू में अगर जूं का तू उसको इस्तेमाल किया जाए तो सीधा ये कहा जाएगा आप हमारे दफ्तर पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते जी। तो मुसलमान को इसको किस तरह समझना चाहिए और आप उनको किस तरह समझा सकते हैं कि ये इसमें ये अपील में क्या है वज़ीर आज़म? देखिए, इसमें वो है जो जब से आरएसएस बनी है और जब से जनसंघ बनी और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी और उसके जितने भी लीडर्स रहे, उन तमाम में दो बयानात जी सबसे अहम है। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के, मोदी जी ने, मैं समझता हूँ कि इससे आगे न कोई आज तक गया है और शायद ये जुर्रत वही कर सकते थे जिन्होंने की। उन्होंने ये कहा और उन्होंने सही कहा, मैं इस बयान के साथ खड़ा हूँ और आप ये जानते हैं कि मेरे मिजाज में किसी की खुशामद नहीं होती है, मैं हक़ के साथ खड़ा होता हूँ, हक़ जहाँ होगा मैं वहाँ खड़ा हूँगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उनके सवाल में जो सवाल छुपा हुआ है उसको करने की ज़रूरत है। क्या हिंदुस्तान में, पूरे भारत में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के गांव के, देहात के, शहर के, तहसील के, ज़िले के, स्टेट कैपिटल के और मुख्यालय के किसी भी कार्यालय में क्या किसी मुसलमान को जाने से मना किया गया है? क्या किसी को आज तक रोका गया है? क्या अगर कोई अंदर गया है तो उसके साथ कोई बदतमीज़ी हुई है? क्या उसको एंटरटेन नहीं किया गया है? क्या उसकी इज्जत नहीं की गई है? क्या उसको अधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका नहीं दिया गया है? क्या वहाँ पे अफ्तार पार्टियाँ नहीं हुई हैं? क्या वहाँ पे ईद मिलन नहीं हुए हैं? क्या नहीं हुआ है? तो एक हवा बना देना कि इधर मत चले जाना, इधर आग लग जल रही है, इधर तुम गए और तुम जले। मैं ये जो बात शुरू में कही, अगर मुझे कोई ऐसे समझा रहा है कि वो मेरी समझ को मुझसे छीन रहा है, मुझे बहका रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तो भाई मेरी अकल कहाँ है अब्दुल्लाही साहब? आज प्रधानमंत्री जी ने ये इस बात को दोहराया है कि उन्होंने कहा 50 जाओ, क्या मतलब है? भर भर के जाओ। और अगर तुम जो है कांग्रेस के मुख्यालय को भरते रहे हो और वहाँ से तुम्हें सच्चर कमेटी मिली है, तो आज प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं और मैं उसमें आवाज़ मिला के ये कह रहा हूँ कि मैंने किताब में ये बात लिखी, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स में ये बात लिखी कि आपकी तमाम शिकायतें अपनी जगह, आपके तमाम जो कुछ भी कन्फ्यूजन है अपनी जगह। डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कोई भी अरेंजमेंट है वो ऑल टाइम अरेंजमेंट तो है नहीं, परमानेंट अरेंजमेंट तो है नहीं, पीरियोडिकल अरेंजमेंट है 5 साल का।
5 साल में लोग किसी को बिठा देते हैं। एक वक्त वो था कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का कार्यकर्ता ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि हम कभी हमारी सरकार सेंटर में बनेगी। मेरे बचपन की बात है। और कांग्रेसी ये नहीं सोच सकता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपोजिशन की लीडरशिप भी ना ले पाएंगे। इस पर अदला बदली होती रहती है। इस क्या मुसलमान को ये अदला बदली नहीं दिखाई देती? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात उन्होंने कही है, और उन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कब्ज़ा जी, ये बहुत सेंसिटिव लफ्ज़ है। कब्ज़े का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ। कब्ज़े का मतलब ये है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जो उसके कार्यकर्ता हैं उसमें यकीनन मुस्लिम कार्यकर्ता बहुत कम हैं, और हमारे बहुसंख्यक कार्यकर्ता जो हैं उन्हीं की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। वो क्या कह रहे हैं? वो किससे कह रहे हैं? वो उस छोटे ग्रुप से कह रहे हैं कि तुम 24 घंटे मुझसे शिकायत करते रहते हो, मुझ पर टीका टिप्पणी करते रहते हो और मुझे अपना दुश्मन नंबर 1 बना के लेके चलते हो। अरे मेरे घर में आओ तो भैया, मेरे घर में आके बैठो, मेरा पानी पियो, मेरी चाय पियो, मेरे साथ लोगों से बात करो। तो बात खत्म करना चाहते हैं नहीं, मैं पूरी बात कर लूँ कि कब्ज़े का मतलब ये है कि मैंने तो तुम्हारे लिए दिल भी खोल दिया, दरवाज़ा भी खोल दिया, दर भी खोल दिया, खिड़की भी खोल दी, दरीचे भी खोल दिए। ठीक है, अब अगर तुम न आओ, तुम मेरी बात पे कान न धरो और इसमें भी इफ्स एंड बट्स लगाओ, तो जिम्मेदारी, मैंने तो दिल भी बढ़ा खोल दिया और हाथ भी बढ़ा दिया। अब जिम्मेदारी जो है फ़र्ज़ बन गई तुम्हारे ऊपर। अब तुम अगर इस फ़र्ज़ का इस्तेमाल न करो तो ये तुम्हारी गलती है। मेरी बात यहाँ पूरी होती है। अब फरमाइए। मैं इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म के एक बयान की तरफ और आपको तवज्जो दिलाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की तब्दीली, नज़रियात में तब्दीली आ रही है। अरब हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तान को इज़्ज़त की नज़र से देखता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान योगा को आज भी जो है वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो इसका क्या मकसद है? उन्होंने एक बात छोड़ दी आपने जी। दुनिया का मुसलमान विकसित हो रहा है जी, तरक्की की तरफ के दौर में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अरब दुनिया में जब मैं जाता हूँ तो कितनी मेरी इज़्ज़त अफजाई होती है जी, है ना। देखिए, एक तो मैंने ये कहा आपसे कि हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी को समझने में चूक गया। कुछ तो वकीलों की कमी रही और कुछ कौम की समझदारों की समझ कम रही। एक बात, लेकिन अरब्स, मैं अंग्रेजी में जुमला बोलना चाहता हूँ, अरब्स एक्टेड मोस्ट स्मार्टली एमंग ऑल मुस्लिम नेशंस। उन्होंने पहले वक्त में मोदी जी के साथ दोस्ती गांठी, बगलगीर हुए, और इतना ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए, रिश्ते बनाए, जो काम उनके रूलर्स खुद नहीं करते। कभी आपने सुना है कि वहाँ के स्टेडियम में 50,000 वहाँ के अरब बाशिंदों को इकट्ठा करके वहाँ के अमीर साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हों? कभी आपको इसको मिसाल है? मुशायरों में तो बैठे देख ली होंगे आपने, लेकिन कोई इस तरह का तो सिस्टम नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने उस सिस्टम को निगेट करते हुए प्रधानमंत्री जी की वहाँ हज़ारों और लाखों की वहाँ पर जो है मजमे हुए हैं, जिससे उन्होंने वह खिताब किया है। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स एक कंट्री ने नहीं, मालदीव ने दिया, कतर ने दिया, बहरीन ने दिया, यूएई ने दिया, सऊदी अरब ने दिया। तो मुस्लिम वर्ल्ड ने माइनस पाकिस्तान, तो एक बात तो कही कि हम फेल हुए एज ए कम्युनिटी इन इंडिया। दूसरी बात मैंने कही कि अरब्स एक्टेड स्मार्टली। और तीसरी बात मैं कहूँ द बिगेस्ट लूजर, जहाँ से उन्होंने अपनी इनिंग की शुरुआत की थी सार्क के सारी कंट्रीज़ को बुला के, सिर्फ नवाज शरीफ को बुलाने के लिए। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के रिलेशंस जो हैं वो बेहतरीन होने चाहिए, लेकिन जो वहाँ वाजपेयी जी के ज़माने में जो हुआ कारगिल में, और उसके बाद जो यहाँ टेररिज्म के वाक़यात हुए, उन्होंने जो है उस रास्ते से उनको धकेला। तो पाकिस्तान वो मुस्लिम नेशन में वाहिद कंट्री है जो मोदी जी को न समझ पाया, न उनको सही तरीके से उनका इस्तेमाल कर सका इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर पीस लाने के लिए। तीसरी बात ये कहनी है कि जो तब्दीली की बात आप कर रहे हैं, दुनिया का मुसलमान एक प्रोग्रेसिव आउटलुक लेके चल रहा है। प्रोग्रेसिव आउटलुक का मतलब सही साहब ये होता है
कि टू रीड द पल्स ऑफ द टाइम, वक्त की नब्ज को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंगली अपने कंडक्ट को ढाल लेना और उन रास्तों पे चल जाना जिन रास्तों पे तरक्की है और उन रास्तों से हट जाना जो तरक्की से आपको पीछे धकेलते हैं। तो ये वो चेंज है जिसकी तरफ मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ के उन्होंने दौरे किए हैं कि, और इस दुनिया तो उन्होंने ये बात कही है कि अच्छा, और कि जब दुनिया का जो तीसरा नुक्ता असल था जो आपने पहले उठाया, तो वो मैं ख़ास तौर से बाद में ला रहा हूँ। दुनिया ने समझ लिया, दुनिया ने इज्जत भी दे दी, मर्तबा भी दे दिया, दुनिया बगलगीर भी हो गई, एजाज़ात भी दे दिए। मैं वही गाए जा रहा हूँ, एक ही वजीफ़ा है मेरा, मैं कब तक पढ़ूँगा मैं। और दूसरी बात यह है, कड़वी बात कह दूँ, हिंदुस्तान के मुसलमान की आंख में आंख डाल के कह रहा हूँ और उसकी पूरी लीडरशिप से कह रहा हूँ, जब आसाम नीली में अनऑफिशियली 15,000 और ऑफिशियली 3,000 का कत्ल हुआ नॉन अलाइनमेंट समिट से पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब भागलपुर में हज़ारों को ज़मीन में गाड़ दिया गया, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों और उसकी हमारी लीडरशिप, क्या आपने कभी उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान से ये कहा कि अब हमारा कांग्रेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है? इस तारीख के साथ आज भी आप कांग्रेस आ जाए, मुझे कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी सियासी जमात का मेंबर नहीं हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ जो रैशनली चीज़ों को देखता है। उस वक्त पैरामीटर्स आपके और थे। कब हिंदुस्तान के मुसलमान ने, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे उसके बाद फसादात का मामला हो, चाहे हज़ारों मुसलमानों के कत्लेआम का मामला हो, कब हिंदुस्तान के मुसलमान या उसकी लीडरशिप ने यह फैसला किया जो आप 2002 के दंगों के बाद एक गांठ बांध के बैठे हुए हैं और उस गिरा को आप खोलते ही नहीं हैं, जबकि 22 साल गुजर गए और एक दंगा नहीं हुआ। उसके बावजूद आपकी सोच, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि मुस्लिम लीडरशिप, कम्युनिटी कभी एट फॉल्ट नहीं होती है, जो कम्युनिटी को चलाने और घुमाने वाले होते हैं वो एट फॉल्ट होते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज द लीडरशिप विच इज़ एट फॉल्ट, इट इज़ नेवर द कम्युनिटी विच इज़ एट फॉल्ट। एक और सवाल पर, बल्कि बयान पर बहुत ही मुख्तसर सा मतलब मैं आपका रद्द-ए-अमल चाहूँगा। जी बताइए। पीएम ने आईन के बारे में भी कहा है कि बहुत सी मुखालिफ पार्टियाँ ये कह रही हैं कि वो आईन को तब्दील कर दिया जाएगा अगले उसमें, तो इस पर आप इस पर सिर्फ 3 लाइन का जवाब है जी, आप भी मुख्तसर ही चाहते हैं जी। जब मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पहली सीढ़ी पर पार्लियामेंट की कदम रखा, तो कदम बाद में रखा, सर पहले रखा, ये हिंदुस्तान न भूले। दूसरी बात, जब उन्होंने तकरीर की पहली, तो उन्होंने संविधान को ग्रंथ कहा, पवित्र कहा और उसमें अपनी पूरी आस्था का बखान किया। इसके बाद उन्होंने कब, कौन से मौके पर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट्स की तो एक तारीख है, खाली मोदी जी के ज़माने में अमेंडमेंट्स हुए ऐसा तो है नहीं, अमेंडमेंट्स तो पहले वक्त से होते आ रहे। इसलिए ये कहना और इसको, इस र्यूमर को फैलाना कि इसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार पड़ा हुआ है, ये बस आपके आएंगे तो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया जाएगा, झंडे का रंग ये हो जाएगा, नेशनल एंथम ये हो जाएगा, ये तमाम बातें मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन से और एक फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट से निकली हुई वो चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन फैलाने के लिए, क्योंकि उसके 2 थ्योरी, इस पर हम ख़त्म करते हैं अपनी बात। 2 थ्योरी, एक मेरी अपनी थ्योरी है और एक आम थ्योरी है। एक थ्योरी ऑफ कन्फ्यूजन तो आप जानते ही हैं कि जिसको उर्दू में इबहाम कहते हैं, गलतफहमी फैला दो, आदमी की सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाए। मैं एक और थ्योरी मैंने ईजाद किया, उसको कहते हैं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट हूँ, थ्योरी ऑफ इल्यूजन, भ्रमित करने वाला आचरण। आपको ऐसी रेवड़ी के फेर में आपको डाल दिया जाए कि आप भूल भुलैया हो जाए, आप घूमते जाएं, इधर से घूमे उधर निकले, उधर से घूमे उधर निकले, मगर आपको दरवाज़ा न मिले बाहर निकलने का। तो ये जो बातें हैं
बजाय इसके कि हम इसको इस तरह से लें, हमें अपने इस चैनल से, और मैं आखिरी जुमले में इसमें कहना चाहता हूँ कि किसी किस्म का वो सवाल ज़बरदस्ती ना उठाए जाएं जिनकी ना कोई ज़मीन है। आप सवाल उठाते हैं तो ज़मीन मिलती है, चर्चा होती है। इस मुल्क में इस बात की कहाँ ज़रूरत है कि आप ये बात करने लगें कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा। ख्वाजा साहब, आज की बातचीत के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, जो हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर के बहुत अहम इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर बहुत सी वजाहतें भी की हैं और मुसलमानों से बहुत से सवाल भी किए हैं, उस पर बातचीत कर रहे थे। आइंदा फिर किसी अहम मौजू पर हम आपके बीच हाज़िर होंगे। शुक्रिया।